नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ ही जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। दिल्ली जैसे दरिया में तब्दील हो गया है। इस बारिश के बाद तरह तरह की बीमारियां भी लोगों को परेशान करती हैं। बारिश के बाद खास तौर से वायरल इन्फेक्शन, मच्छरों से होने वाली बीमारियां, प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियां और वायु से होने वाली बीमारियों का संकट लोगों पर मंडराता है। खास तौर से अगर बात करें तो इस मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, इनसे इस मौसम में कैसे निपटा जाए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर.एस. मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। शुक्रिया। सर, जिस तरीके से बारिश का मौसम है और बहुत सारी बीमारियां इस मौसम में पैदा होती हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बारिश में सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रिगर करती हैं? देखिए, बारिश मौसम बहुत अच्छा होता है, हर आदमी चाहता है आए, गर्मी से छुटकारा मिलता है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ में कुछ बीमारियां बहुत कॉमनली होती हैं। एक तो मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस बहुत कॉमन हो जाती हैं, वाटर बॉर्न इलनेसेस बहुत कॉमन होती हैं और एयर बॉर्न। इफ़ वी टॉक अबाउट एयरबॉर्न, देन कॉमन फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं। वाटर बॉर्न बहुत कॉमन है बिकॉज वो डायरिया, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, जो जॉइंटिस होती है, जैसे ये खतरनाक बीमारियां जो बहुत फैलती हैं इस मौसम में। मॉस्किटो बॉर्न में डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, मलेरिया, दे आर वेरी कॉमन इलनेसेस। तो बरसात में इन सब चीज़ों की यही कॉमन बीमारियां हैं जो बहुत फैलती हैं। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपने मॉस्किटोज वाला बोला, क्योंकि बारिश के नाम पे हम जो आम लोग जो सुनते हैं कि इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये लोगों को डराती हैं बीमारियां और ये सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इनकी वजह क्या है और कैसे इन बीमारियों से हम बच सकते हैं? देखिए, मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस एक प्रिवेंटेबल इलनेसेस हैं, लेकिन ये एक बड़ी खतरनाक भी होती हैं। और सिंपल इसका वो है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया सारी प्रिवेंट की जा सकती हैं सिंपली बाय अवॉइडिंग मॉस्किटो बाइट। अब मॉस्किटो बाइट आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? अगर आप सेल्फ अपने लेवल की बात करेंगे तो जो ये मॉस्किटो आप अपने जहाँ रहते हैं या आपका जो ऑफिस है या आपके सराउंडिंग से अगर आप उसको क्लीन रखें, कहीं भी वाटर लॉगिंग ना होने दें, छोटी छोटी चीज़ें, इवन कप, ब्रोकन वेसल्स, टायर, इन सब चीज़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है, या फ्लावर पॉट्स, एनीथिंग, थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसके अंदर ये मॉस्किटो एग्स देते हैं और फिर वो मच्छर मल्टीप्लाई करते हैं। अब इफ़ यू टॉक अबाउट कैसे आप उसको प्रिवेंट करोगे, मॉस्किटो बाइट प्रिवेंट करने के लिए सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप जहाँ रहते हैं खिड़की दरवाजे सारे उनमें नेट लगा लीजिए, फुल क्लोथ्स पहनिए, फुल स्लीव पहनिए, सॉक्स, शूज़, एवरीथिंग। जहाँ जो एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ पे आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा सकते हैं। स्पेशली अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनको पूरी तरह से कवर करना चाहिए। व्हेन दे गो टू प्ले, वहाँ भी उनको पूरी तरह से कवर करें। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो आप घर में लगा सकते हैं। इवन जो लोग बाहर सोते हैं, जिनके पास मान लीजिए जो बाहर सोना चाहते हैं, मॉस्किटो नेट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो बेसिकली आपको मॉस्किटो से दूरी बनानी है और उनकी पनपने की जो भी जगह हैं उनको आपको साफ़ सुथरा रखना है। तो अपने लेवल एंड कम्युनिटी लेवल दोनों पे आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर बेसिक सिम्टम्स, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर कोई लक्षण नज़र आता है तो क्या आता है? अगर हमें डेंगू हुआ है तो उसका क्या एक बेसिक लक्षण है जिससे पहचान सकते हैं? देखिए, डेंगू के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान लेते हैं। सडनली बुखार आता है बहुत तेज़ी से, मे बी इट कैन गो 103, 104, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसको बोलते हैं। सीवियर हेडेक, एंड जो सरदर्द होता है ना वो आंखों के पीछे महसूस करता है मरीज स्पेसिफिकली। एंड उसके बाद उसके जोड़ों में दर्द शुरू होता है चारों तरफ, स्मॉल जॉइंट्स, इवन द लार्ज जॉइंट्स ऑल्सो हर्ट। और उसके एक या दूसरे दिन में उनको रैशेज आने शुरू होते हैं। इवन पेशेंट को पेट में दर्द, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब होना शुरू हो जाता है। और इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जो हमें रिकग्नाइज करने होते हैं एज ए सीवियरिटी ऑफ इलनेस, जो जिनको डेंजर साइंस बोलते हैं। बहुत हाई फीवर सडनली कम हो जाना, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, कोई सांस में तकलीफ बताना, बिल्कुल कमजोरी होकर लेट जाना, उठना बैठना मुश्किल हो जाना, ये रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये डेंजर साइन बोलते हैं। ये पेशेंट खतरे में हैं, उनको रिकग्नाइज करके हॉस्पिटल जाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। अच्छा सर, जैसे डेंगू का टेस्ट जब हम कराते हैं तो उस टेस्ट में कई बार होता है कि रिपोर्ट नहीं आ पाती है, हम अर्ली टेस्ट करा लेते हैं, डॉक्टर समटाइम्स अर्ली रिकमेंड कर देते हैं टेस्ट के लिए। तो कितने दिन बाद हमें टेस्ट कराना चाहिए जब परफेक्टली उसकी रिपोर्ट आए, जो स्थिति है कि अगर डेंगू है तो पता चले और नहीं है
तो हमें पता चल सकता है? डेंगू के कई तरह के टेस्ट होते हैं। देखिए, एक होता है एंटीजन टेस्ट होता है जो कि अर्ली रिकॉग्नाइज कर लेता है। अगर आप वो ऑर्डर कर रहे हैं तो डे 1 पे भी पहचान सकते हैं। अगर कोई इम्यूनोग्लोबुलिन IgM करते हैं, वो यूजुअली तीसरे दिन चौथे दिन पॉजिटिव आता है। गलतियां वहीं हो जाती हैं कि कौन सा टेस्ट कब करना है, वो एक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली एंटीजन टेस्ट करेंगे, तुरंत पता चल सकता है उसका। बट दूसरे टेस्ट जो तीसरे दिन पॉजिटिव आते हैं, उनको पहले दिन करने का कोई फायदा नहीं होता है। ओके ओके सर, डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो प्लेटलेट्स का एक क्या स्पेसिफिक एक वो है कि लाइक इतनी प्लेटलेट्स आपकी होनी चाहिए, इससे कम अगर आपकी प्लेटलेट्स हैं तो आपकी स्थिति गंभीर है और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है? जनरली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सिर्फ प्लेटलेट पे मरीज़ की सीरियसनेस नहीं आकी जाती है। प्लेटलेट के अलावा बहुत सारे और जो चीज़ें होती हैं कि खून की जो गाढ़ापन होता है, जिसको हम हिमेटोक्रिट बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें पहले प्रेडिक्ट कर देता है कौन सीरियस होने वाला है। एब्सोल्यूट प्लेटलेट काउंट में 50,000, 60,000, 40,000 हमें कोई वरी नहीं करते हैं। हाँ, 20,000 से नीचे जिनको प्लेटलेट काउंट्स हैं, या किसी को पहले से कोई बीमारी है, जैसे कोई एंटी प्लेटलेट कोई खा रहे हैं, ब्लड थिनिंग दवाई खा रहे हैं और प्लेटलेट काउंट 20 से नीचे हो जाता है, वो थोड़ा वरीसम है। उनको हॉस्पिटल में जाके एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि उनका प्लेटलेट मेजरमेंट हमें कुछ घंटों पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है। 2 से 3 दिन में प्लेटलेट अपने आप इंप्रूव करने लगता है। वो ही टाइम है जो हमें टाइड ओवर करना होता है। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करके अगर कोई छोटी मोटी ब्लीडिंग हो रही है, उसको आप हैंडल कर लीजिए। 3 दिन आप निकाल दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। डेंगू में ब्लीडिंग मतलब क्या वॉमिट में ब्लीडिंग? नहीं, नॉर्मली सबसे कॉमन है स्मॉल ब्लीडिंग, जैसे ओरल कैविटी से नाक से ब्लीडिंग आना या आँख के बाहर ये जो दिखता है, ये हार्मलेस होते हैं। बट दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ वार्निंग कि अगर इतना छोटा ब्लीडिंग भी हो रहा है तो अगर और प्लेटलेट गिरेंगे तो इससे ज़्यादा बड़ी ब्लीडिंग ब्रेन में होना, पेट में होना, कहीं भी हो सकती है बॉडी में। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत बार प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कुछ लोग घरेलू नुस्खे, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपनाते हैं। कहा जाता है कि पपीते के पत्तों का जूस पिलाओ तो प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। क्या ये सही है? क्या इससे कुछ फ़ायदा होता है? देखिए, आज के डेट में कोई भी दवाई अप्रूव्ड नहीं है प्लेटलेट इंक्रीज करने के लिए डेंगू केसेस में। बाकियों में है, बट डेंगू, ऐसा मैंने कहा कि 3 से 4 दिन की प्रॉब्लम होती है और उसका रीजन ही डिफरेंट होता है प्लेटलेट गिरने का। अभी तक कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी जो प्लेटलेट बढ़ाया जा सके जिसके द्वारा। लेकिन पपीते के पत्ते का पानी पे छोटी छोटी स्टडीज़ हुई हैं अभी तक, लेकिन उसके रिजल्ट अभी तक ये नहीं कहते हैं कि ये मैंडेटरी है ये देना, ये इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, ये प्लेटलेट बढ़ेंगे। इसके द्वारा हम लोगों ने जो देखा है कि पपीते के पत्ता का पानी बहुत कड़वा होता है एंड वो वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। हमारे लिए बहुत कन्फ्यूजन की स्टेट हो जाती है, क्योंकि परसिस्टेंट वॉमिटिंग एक डेंजर साइन है इसमें डेंगू में। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही तो हमें ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है पपीते के पत्ते की वजह से है या ये बीमारी की वजह से है। अगर बीमारी की वजह से देन जो पेशेंट है वो डेंजर में है। तो अभी तक ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लोग यूज़ कर रहे हैं, बट सबको मैं सावधानी बोलूँगा उसको आप बहुत सावधानी से यूज़ करें, क्योंकि ये डॉक्टरों के लिए कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, कीवी है, कीवी कहा जाता है कि डेंगू पेशेंट्स को खानी चाहिए, अच्छी होती है, उनके लिए फ़ायदेमंद होती है, या फिर नारियल पानी। तो क्या ये फूड या कुछ आप स्पेसिफिक फूड बताएं जो डेंगू में हेल्प करता हो रिकवर में? जनरल रिकमेंडेशन यही है कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कीवी बोला आपने, संतरा है, ये जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं दे हैव गुड विटामिन सी। और दूसरे फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं जैसे, या आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, खाने पीने में इन सब चीज़ों से आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बेटर होती है। और उससे, और अगर आप हाइड्रेट अच्छे से रखते हैं, पानी खूब अच्छा पीते हैं इसके साथ, तो पेशेंट को खतरा कम हो जाता है बीमारी का एंड इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सिट्रिक फ्रूट्स, बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि बुखार है तो इसे खट्टी चीज़ नहीं देनी चाहिए, दही नहीं देनी चाहिए, खट्टे फल नहीं देने चाहिए, इनकी तासीर ठंडी होती है, या फिर ये सिट्रिक फ्रूट्स हैं इनसे फीवर में और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये एक जनरल परसेप्शन है इस बारे में, तो डॉक्टर तो सलाह देते हैं लेकिन लोग इसे नहीं मानते हैं। आई नो, ये बड़ी कॉमन बिलीव्स हैं हमारे यहाँ कि कुछ तासीर ठंडी है। हम लोगों को मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, हम उनकी क्वालिटीज़ पता है। जैसे आप सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे, हमें पता क्या होता है, जैसे गार्लिक है, जिंजर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें इनकी अपनी एक क्वालिटीज़ हैं। मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, जैसे गार्लिक है। तो ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, बट कुछ लोग इसको कोरिलेट कर देते हैं कि इससे हो जाएगा। दैट जस्ट अ बिलीफ एक्चुअली।
अब यहाँ ये बात कर लेते हैं कि बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि बच्चों के लिए हर बीमारी, और ख़ासतौर से जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए ये वेदर चेंज बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इस मौसम में बच्चों को कैसे हेल्दी रखें, कैसे उनको डेंगू बुखार या चिकनगुनिया या वायरल फ्लू से बचाने के लिए क्या अपनाना चाहिए? देखिए, उनके लिए जनरल मेजर्स हैं, जैसे बहुत ही छोटे बच्चे हैं जो मतलब गोदी में हैं, जिनके पेरेंट्स के हवाले रहते हैं, उनको तो जनरल वही मॉस्किटो बॉर्न जैसे बताया, तो उनको आप कवर करके रखिए। उनके लिए छोटी मॉस्किटो नेट्स भी आती हैं, आपको पता, बड़ी खूबसूरत सी, जहाँ सो रहे हैं बच्चे उनके ऊपर आप रख दीजिए तो बहुत प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। कवर करके रखिए मॉस्किटो। डाइट का स्पेसिफिक अगर बात करें, डाइट में तो देखिए, छोटे बच्चे तो सिर्फ वही दूध या जो भी लिक्विड ही लेते हैं, तो आप तो उनको वही देंगे। थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं, क्रॉलिंग है या जो खाते हैं, जो घूमने खेलने जा रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड्स वाला दूध, पानी, नारियल पानी, व्हाटएवर, उससे हाइड्रेशन अच्छा रहता है। फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया उनके लिए। एंड नॉर्मल और जो बैलेंस डाइट होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें खा के, पानी अच्छे से पी के, एंड गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। क्या इस मौसम में हल्दी वाला दूध पीना जैसे मैंने अभी असरदार टर्मरिक साबित की अपनी एक क्वालिटी होती है, डेफिनेटली दे सकते हैं आप। अच्छा, बच्चों को हल्दी वाला दूध, बड़ों को भी हल्दी वाला दूध इस मौसम में फायदा करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है सर, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो तीनों का अगर कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स है जैसे जिससे अदर मतलब पहचान पाएं कि ये डेंगू है, ये चिकनगुनिया है, ये वायरल इन्फेक्शन है, तीनों का कोई एक सिम्टम जो एक दूसरे से अलग हो? देखिए, बहुत ये वायरल फीवर इनिशियली सारे एक जैसे लगते हैं, फर्स्ट 1 or 2 डेज इफ यू सी, उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं। अगर आप मॉस्किटो बॉर्न में डेंगू की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आंखों के पीछे जो दर्द महसूस होती है, वो बड़ा स्पेसिफिक सा एक सिम्टम है डेंगू का। मलेरिया में ठंड लग के बुखार बहुत तेजी से आता है, एंड मे बी 2 दिन में एक बार आएगा। और चिकनगुनिया में जॉइंट पेन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो क्रिपल हो जाता है पेशेंट, खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, अच्छे कहाँ से हट्टा कट्टा आदमी भी व्हीलचेयर पे चल के आएगा, इतने स्टिफ, इतने सीवियर पेन होती है। देन यू इमिडिएटली नो कि ये मलेरिया में नहीं फिट हो रहा पेशेंट, ये डेंगू में भी इतना पेन नहीं होता है, चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो यही कुछ थोड़े से लक्षण होते हैं, वरना कोई बहुत स्पेसिफिक फीचर नहीं है जो इनिशियली बता सके कि ये डेंगू है कि चिकन, वो टेस्ट ही बताते हैं। ठीक है, ये मॉस्किटोज से होने वाली जो समस्याएं हैं आपने जिस तरीके से बताई, लेकिन पानी भी इस मौसम में, खाना पानी सब प्रदूषित हो जाता है। बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, स्पेशली पानी से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लक्षण बढ़ते हैं और इसका खतरा बढ़ता है। तो पानी से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो होती हैं इस मौसम में? कि पानी से बिकॉज ऑफ बारिश की वजह से कंटामिनेशन होता है, और उसकी वजह से जो कॉमन डिसीजेज जो हम लोग फेस करते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, जो जॉइंटिस करती हैं, टाइफाइड बड़ा खतरनाक चीज़ है, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, और ये पानी कुछ खाने पीने से ही होती हैं। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो खाना खा रहे हैं इसमें एक ही एहतियात रखना है कि जो भी आपके मुंह में जा रहा है, आप बड़ा सतर्कता से देखिए उसको कि आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। तो क्या पानी इस मौसम में उबाल कर ही पीना चाहिए या आरओ वाटर ठीक है? यानी पानी जो फिल्टर्ड वाटर हो या आरओ हो, या अगर बॉयल किया हुआ अगर आप कोई पानी है और आप उसमें श्योर नहीं कि कैसा है, ये कंटामिनेटेड है, तो उसको बॉयल कर लीजिए, श्योरिटी के लिए वो बॉयल कर लीजिए। नहीं तो आप बॉटल्ड वाटर अगर अच्छी जगह से आ रहा है, और या फिल्टर अगर यूज़ कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड। इस मौसम में कहा जाता है कि जो ये वात, पित्त और ये जो दोष हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से बोले जाते हैं, ये तीनों बढ़ जाते हैं इस मौसम में। तो खाने पीने में कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जो हैवी होती हैं, गैस करती हैं, बादी बढ़ाती हैं शरीर में, या फिर जैसे रखी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए बारिश के मौसम में। क्या ऐसा कुछ है कि कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें बारिश में नहीं खानी चाहिए? आयुर्वेदिक का ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, मेरी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे आपने मेंशन किया कि रखी हुई चीज़ें, हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि फ्रेशली कुक्ड फूड लीजिए, उसको रखा हुआ खाना या ठंडा होने के बाद थोड़ा सा उसके अंदर बैक्टीरिया या फंगल या इस तरह ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, उनका सेवन ना करें। इवन कट फ्रूट्स जो हैं वो तुरंत खाएं, ज़्यादा बेटर है। सब्जियां और जो फल आते हैं उनको पहले से वॉश कर लें, जिससे उनका कंटामिनेशन भी कम से कम हो। कौन सा फूड में क्या आपने बोला, वो मुझे ज़्यादा उसका नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो आयुर्वेद के हिसाब से चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग आयुर्वेद पद्धति को भी मानते हैं। अब सर जैसे ये मौसम है, इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस मौसम में होती हैं और उनसे कैसे हम बच सकते हैं? फंगल इन्फेक्शन ही बहुत कॉमन होता है, बिकॉज डैम्प एंड वेट होता है। जैसे आप मान लीजिए बारिश में भीग गए
और ऑफिस में आगे पूरे दिन आपने गीले कपड़े, गीले सॉक्स या गीले वो आपने चेंज नहीं किए अंडर गारमेंट्स, तो वो बहुत ट्रबलसम हो सकता है। बिकॉज नॉर्मल रिकमेंडेशन अगर आप भीग गए हैं, इमीडिएटली जब आप अपनी सुरक्षित जगह पहुँचें, कपड़े चेंज करके नहाने के बाद अपने आप को ड्राई कर लीजिए। ड्राई में फंगस नहीं होता है, और उसको आप कपड़े अगर चेंज कर लेंगे तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉब्लम वहीं आती है जब गीले कपड़े या थोड़े से भी डैम कपड़े अगर आप पहन के रखेंगे लॉन्ग पीरियड में, फंगस ग्रो करेगी स्किन में, और फिर उसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कोई बेसिक ऐसा उपाय है जो कर सकते हैं ड्राइनेस के अलावा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वही, एक बार हो गया तो उसका तो फिर एंटी फंगल क्रीम या एंटी फंगल मेडिसिन ही लेनी पड़ेंगी। अच्छा, कहा जाता है कि इस मौसम में जो सांस की बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा वीक हो जाता है और अस्थमा या इस तरीके के जो फ्लू से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं। तो क्या अस्थमा के मरीजों के लिए मानसून का मौसम हानिकारक है, और अगर है तो कैसे वो सावधानी बरत सकते हैं इस मौसम में? अस्थमा वाले मरीजों को सीजनल चेंज के दौरान परेशानियां रहती हैं, और ड्यूरिंग इस मौसम में, बारिश के मौसम में वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली रनिंग नोज, ये फ्लू जो होते हैं। एंड जब भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम अस्थमा वाले मरीजों को होती है तो एक ट्रिगर पॉइंट होता है अस्थमा को एक्सेजरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए सिम्टम्स, उनको वीजिंग शुरू हो जाएगी, तो उनको बारिश से बचना चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स को फ्लू वैक्सीन हम लोग रिकमेंड करते हैं जरूर लगा के रखनी चाहिए, उससे फ्लू के इंसिडेंसेस कम हो जाते हैं। और अर्ली रिकग्नाइज जब वो कर लेते हैं सिम्टम, तो उनको अपने जो अस्थमा के प्रिवेंशन के लिए या जो इनहेलर आते हैं, जो ट्रीटमेंट उनको पता होता है, उनको तुरंत शुरू कर देना चाहिए। सर, बारिश के मौसम में, मानसून में इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे इन्फेक्शन, इन सब का खतरा रहता है। क्या कोई वैक्सीन है जिससे हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं? जी, देखिए, जैसे मैंने वाटर बॉर्न डिसीजेज बोली, उसमें हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, बहुत इफेक्टिव है, जरूर लेना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। टाइफाइड की वैक्सीन है, वो भी बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज टाइफाइड अगर ठीक से ट्रीट ना हो तो जानलेवा बीमारी है। फ्लू वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, जो कि नया बैच उसका सितंबर के करीब आता है हमारे देश में, एंड वो इफेक्टिव होता है पूरे 1 साल के लिए। तो अगर आपने सितंबर या अक्टूबर में आपने वैक्सीन लगाई हुई है न्यू बैच, वो अगले साल तक पूरा आपका ये वाला सीजन कवर कर देती है। तो और जो ओल्ड लोग हैं, जैसे एल्डरली पीपल, उनको निमोनिया वैक्सीन भी जरूर लगानी चाहिए। एंड क्योंकि निमोनिया भी प्रिवेंटेबल है, जो डेंजरस निमोनिया है, तो उसको भी एक बार लगा, वो बार बार नहीं लगानी पड़ती, उसके 2 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर उसकी सीरीज पूरी कर लेते हैं तो ये बीमारियाँ कुछ हद तक प्रिवेंट हो सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, हमसे इतनी सारी जानकारी शेयर करने के लिए, ताकि मॉनसून में आप खुद को सुरक्षित रख पाएं और अपने परिवार को तमाम होने वाली बीमारियों से बचा पाएं। तो ये थे डॉक्टर RS मिश्रा, सीनियर डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, जिन्होंने हमारे साथ तमाम तरह की जानकारी शेयर की। मॉनसून और बारिश में होने वाली बीमारियों से आप और अपने परिवार को बचा कर रखें।